प्रिय छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे प्रकार से होंगे, स्वस्थ होंगे शारीरिक, मानसिक और दृष्टियों से, तथा घर पे रह करके ही सुरक्षित रूप से अध्ययन मनन कर रहे होंगे और अपने मानसिक ज्ञान में वृद्धि कर रहे होंगे, ऐसी आशा एवं विश्वास है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में चर्चा की थी। हमने ये बताया था कि बुद्धि के सिद्धांत क्या हैं और कौन कौन से हैं, तो उसमें हमने बताया था कि बुद्धि के सिद्धांत को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है, कारकी सिद्धांत और प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत या प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। तो हमने कल कारकी सिद्धांत पर बात की थी, इक्कारकी, द्विकारकी, बहुकारकी, समूहकारकी, क्रम वर्णानुक्रम, बहुबुद्धि सिद्धांत, सरल बुद्धि, ठोस बुद्धि, इस तरह से 8 कारकी सिद्धांत है जिस पर भी कल हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत पर चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। बुद्धि के प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत क्या है और इसके अंतर्गत बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, आइए हम लोग इस पर चर्चा आज करते हैं अपने इस वीडियो में। तो लगभग सन 1960 ईस्वी तक बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या कारक सिद्धांतों के रूप में की जाती रही है और इसके बाद के वर्षों में जब संज्ञानात्मक मनोविज्ञान अस्तित्व में आया तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पर अधिक बल दिया जाने लगा। तो बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या नए नए सिद्धांतों द्वारा अधिक की जाने लगी। इन सिद्धांतों को ही प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत कहा जाता है। इन सिद्धांतों को ही क्या कहा जाता है? प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत कहा जाता है। और इस सिद्धांत की मुख्य विशेषता यह है कि इसके द्वारा बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या उसके भिन्न भिन्न कारकों बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या उसके भिन्न भिन्न कारकों के रूप में ना करके सिद्धांत क्या था? कारकों के द्वारा उसकी व्याख्या कर रहे थे। यहाँ पे भिन्न भिन्न कारकों के रूप में ना करके बौद्धिक प्रक्रियाओं के रूप में की गई है, जिसे व्यक्ति किसी समस्या के समाधान में यह सूझ विचार करना है। चाहे कोई समस्या उसके समाधान में या सूझ विचार में लगाता है। इन सिद्धांतवादियों द्वारा बुद्धि के लिए संज्ञान तथा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं शब्द का प्रयोग अधिक किया गया। और इन सिद्धांतवादियों की मूल अभिरुचि निम्नलिखित 2 तथ्यों की व्याख्या से ज़्यादा संबंधित थी। 2 तत्व कौन कौन से थे जिस पर कि इनकी रुचि अधिक थी? पहला है, व्यक्ति किसी दी गई समस्या का समाधान करने में किन किन प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। दूसरा, व्यक्ति में बौद्धिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है। जैसे जैसे व्यक्ति में परिपक्वता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इन प्रक्रियाओं में किस ढंग का परिवर्तन आता है।
फिर से एक बार सुन लीजिए। व्यक्ति में बौद्धिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है? जैसे जैसे व्यक्ति में परिपक्वता बढ़ती जाती है, परिपक्वता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इन प्रक्रियाओं को में किस ढंग का परिवर्तन आता है? तो इन दो प्रश्नों को जानने में इन प्रक्रिया प्रधान सिद्धांतवादियों की अधिक रुचि थी और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में इन्होंने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत में अनेक मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को रखा गया है, जिसमें प्याजे, ब्रूनर, स्टर्नबर्ग, जेनसन, जेपी दास इत्यादि के सिद्धांत प्रमुख हैं। इनमें से यहाँ हम शिक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उसमें हैं प्याजे, जेपी दास तथा स्टर्नबर्ग के ही सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे, जो कि शैक्षिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है। वास्तव में जीन प्याजे बुद्धि को एक ऐसी अनुकूलित प्रक्रिया, जीन प्याजे बुद्धि को एक ऐसे अनुकूलित प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जिसमें जैविक परिपक्वता की वातावरणीय परिस्थितियों के साथ अंतःक्रिया होती है। उसके अनुसार यानी जीन प्याजे के अनुसार जैसे जैसे बालिकाओं का संज्ञानात्मक विकास होता जाता है, वैसे वैसे उनकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती जाती है। बौद्धिक क्षमता भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। अर्थात बालक बालिकाओं का बौद्धिक विकास उनके द्वारा अपनाई जाने वाली संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास की 4 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। ये 4 अवस्थाएं क्रमशः कौन कौन सी हैं? संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रिया की अवस्था या ठोस संक्रिया की अवस्था, मूर्त संक्रिया की अवस्था, और चौथा है औपचारिक संक्रिया की अवस्था या मूर्त संक्रिया की अवस्था के नाम से भी इसे जानते हैं। अब जीन प्याजे के द्वारा बताई गई संज्ञानात्मक विकास की इन 4 अवस्थाओं का संक्षेप में वर्णन हम कर रहे हैं, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। संज्ञानात्मक विकास की जो पहली अवस्था है उसे इन्होंने संवेदी गामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था के नाम से संज्ञायित किया। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। संज्ञानात्मक विकास की इस प्रथम अवस्था को प्याजे ने संवेदी गामक अवस्था का नाम दिया। यह अवस्था 2 वर्ष तक चलती है और इस अवस्था में बालक देखने, पकड़ने, चूसने आदि की स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसरित होता है, आगे बढ़ता है। वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इनका इच्छानुसार ढंग से प्रयोग करना सीख जाता है। जैसे उसकी आवश्यकताएं होती हैं, ठीक वैसे ही यह उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करना उनका वह सीख जाता है। इस अवस्था के दौरान
इस अवस्था के दौरान शिशु असहाय जीवधारी से गतिशील, अर्धभाषी तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर व्यक्ति बन जाता है। वह आवाज़ तथा प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगते हैं, रुचिकर कार्यों को करते हैं तथा वस्तुओं को स्थिर मानते हैं स्थिर मानते हैं। बालक प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर अपनी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं। प्रारंभ में वह अनुकरण करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु बाद में वह अपनी भाषा का प्रयोग स्वयं करने लगते हैं और अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग वह अपने करने लगते हैं। तो ये तो पहली अवस्था जिसे संवेदी ज्ञानक अवस्था का, जो कि जिस पर हम लोगों ने भी बात की कि क्या क्या क्रिया प्रतिक्रियाएँ बालक के द्वारा इस अवस्था में की जाती हैं, किस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो कार्य करता है। तो आदि बातों पर हम लोगों ने चर्चा की। आइए हम लोग आते हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो दूसरी अवस्था बताई, उसे पूर्व संक्रिया की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व संक्रिया की अवस्था। यह अवस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर के 7 वर्ष तक चलती है। 2 वर्ष से प्रारंभ होकर के कितने वर्ष तक चलती है? 7 वर्ष तक चलती है। और यह अवस्था में संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव तथा भाषा का प्रयोग करना बालक प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था को जीन पियाजे ने 2 भागों में बांटा है। पहला है पूर्व प्रत्यात्मक काल, प्री कंसेप्चुअल स्टेज, और दूसरा है इनेटेटिव स्टेज अर्थात आंतप्रज्ञ काल। इस तरीके से 2 भागों में इस अवस्था को इन्होंने बांटा है। पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष तक की आयु तक चलता है। यह वास्तव में परिवर्तन की अवस्था होती है। यह वास्तव में कैसी अवस्था होती है? परिवर्तन की अवस्था होती है, जिसे खोज की भी अवस्था कहते हैं। खोज की अवस्था, परिवर्तन की अवस्था और पूर्व प्रत्यात्मक काल किसी भी नाम से इसे जाना जाता है। बालक विभिन्न घटनाओं के संबंध में क्या तथा कैसे के प्रश्नों का उत्तर जानने में रुचि रखता है। उनमें बड़ों के अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। इस अवस्था में भाषा का विकास विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है और 2 वर्ष का बालक लगभग 200 शब्दों को समझ लेता है। यह अध्ययन या प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया जाता है। 4 से 7 वर्ष तक की आयु को आंतप्रज्ञ अवस्था या आंतप्रज्ञ काल जीन पियाजे ने कहा। बालक आंतप्रज्ञ चिंतन की अवस्था में या इस अवस्था में होता है तो आंतप्रज्ञ से पियाजे का आशय बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क द्वारा स्वीकार कर लेने से है। आंतप्रज्ञ चिंतन अवस्था की समाप्ति की महत्वपूर्ण विशेषता संरक्षण सिद्धांत की प्राप्ति है। संरक्षण सिद्धांत से तात्पर्य क्या है? संरक्षण सिद्धांत से तात्पर्य है कि किसी वस्तु की मात्रा उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु को टुकड़ों में विभक्त कर देने का कोई प्रभाव नहीं होता है। फिर सुन लीजिए
किसी वस्तु की मात्रा पर, किसी वस्तु की मात्रा पर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु को टुकड़ों में विभक्त कर देने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो समझिए, कोई भी वस्तु है, उसकी जो मात्रा है, उस वस्तु के आकार में परिवर्तन कर दीजिए, उसको कई टुकड़ों में विभक्त कर दीजिए, तो भी उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसकी कोई कम ज़्यादा नहीं होता है। तो संरक्षण के ज्ञान के लिए, संरक्षण के ज्ञान के लिए विलोमीयता तथा तार्किक गुणितता, विलोमीयता तथा तार्किक गुणितता नामक दो पूर्व योग्यताएं आवश्यक है। दो पूर्व योग्यताएं आवश्यक हैं। विलोमीयता से तात्पर्य है किसी वस्तु को, विलोमीयता से तात्पर्य है किसी वस्तु को मन ही मन उसके पूर्व आकार में समझने से, मन ही मन उसके पूर्व में वो कैसा था उसके आकार को समझ लेने से ही है। तार्किक गुणितता से आशय दो या दो से अधिक विशेषताओं पर, दो या दो से अधिक विशेषताओं पर एक साथ ध्यान देने से, दो या दो से अधिक विशेषताओं पर एक साथ ध्यान देने से है। अब विलोमीयता तथा तार्किक गुणितता, विलोमीयता तथा तार्किक गुणितता की योग्यताएं बालक को संरक्षण का सिद्धांत समझने के योग्य बनाती हैं। विलोमीयता तथा तार्किक गुणितता व्यक्ति को या बालक को संरक्षण का सिद्धांत समझने के योग्य बनाती हैं, जिससे बालक में तार्किक चिंतन की प्रभावशीलता बढ़ती है, जिससे बालक में तार्किक चिंतन की प्रभावशीलता बढ़ती है। इस अवस्था में बालक प्रायः पुलिस, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, नेता जैसी सामाजिक क्रियाएं करने लगता है और इन भूमिकाओं का वह अनुकरण भी करने लगता है। तो इस आंतरिकाल की जो महत्वपूर्ण विशेषता है संरक्षण के सिद्धांत का विकास, तो संरक्षण के सिद्धांत का विकास होता है। संरक्षण का सिद्धांत बताता है किसी वस्तु के आकार में मात्रा में उसके आकार में परिवर्तन करने अथवा उसको कई टुकड़ों में व्यक्त कर देने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संरक्षण के सिद्धांत को समझने के लिए विलोमीयता एवं तार्किक गुणितता का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जिसकी सहायता से बालक संरक्षण के सिद्धांत को समझ पाता है। विलोमीयता क्या है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति को उसके पूर्व रूप में जानने या समझ लेने से है कि अगर उसमें बाद में कोई परिवर्तन भी कर दिया जाए तो वह समझ लेता है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ उसके आकार या रूप में परिवर्तन तो हो गया है, लेकिन उसकी जो विशेषताएं उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा तार्किक गुणितता है, एक साथ दो या दो से अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के संदर्भ में जानने समझने से है। तो ये दोनों विशेषताएं जब बालक सीख जाता है तो संरक्षण के सिद्धांत को वह समझ जाता है। आइए हम लोग चलते हैं संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे के द्वारा जो तीसरी अवस्था बताई गई उसका नाम है मूर्त संक्रिया की अवस्था या ठोस संक्रिया की अवस्था, स्थूल संक्रिया की अवस्था, इन कई नामों से भी इसे जाना जाता है। तो इस अवस्था, यह अवस्था 7 वर्ष से प्रारंभ होकर के 11 वर्ष तक चलती है और इस अवस्था में पूर्वावस्था का अतार्किक चिंतन यानी इसके पहले की अवस्था का जो अतार्किक चिंतन संक्रियात्मक विचारों का स्थान लेने लगता है, संक्रियात्मक विचारों का स्थान वह लेना प्रारंभ कर देता है। बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में, जो मूर्त वस्तुएं हैं जो उसके समक्ष उपस्थित हैं, उन वस्तुओं के संबंध में अनेक प्रकार की तार्किक संक्रियाएं करने लगता है, अनेक प्रकार की तार्किक संक्रियाएं करने लगता है। अब वह माप, तौल तथा गणना का कार्य करने लगते हैं, माप, तौल, गणना आदि का कार्य वे करना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था में बालक तीन गुणात्मक मानसिक
योग्यताओं में पर्याप्त निपुणता प्राप्त कर लेता है। 3 बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में पर्याप्त निपुणता प्राप्त कर लेता है। ये 3 योग्यताएं कौन कौन सी हैं? सुन लीजिए। विचारों की विलोमनीयता, विचारों की विलोमनीयता। दूसरा है संरक्षण और तीसरा है क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग। क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग। तो इस तरह से 3 जो निपुणताएं वह प्राप्त कर लेता है। विचारों की विलोमनीयता, संरक्षण तथा क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग। इस अवस्था में बालक विलोमनीयता में निपुण हो जाते हैं। विलोमनीयता में क्या हो जाते हैं? निपुण हो जाते हैं। भौतिक वस्तुओं में संरक्षण विचार प्रक्रिया का आवश्यक अंग बन जाता है और क्रमबद्धता तथा पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग करने लगता है। तो इस अवस्था में बालकों में आत्म केंद्रित की प्रवृत्ति क्या हो जाती है? कम होने लगती है, जो कि इसकी पूर्व अवस्थाओं में बालक आत्म केंद्रित रहता था। यहाँ पे वह आत्म केंद्रित न रह करके बल्कि वह सामाजिक प्राणी बनने लगता है धीरे धीरे, और उसमें आत्म केंद्रित की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। ये तीसरी अवस्था में ये बातें बताई जी पियाजे ने। आइए हम लोग चलते हैं चौथी अवस्था। उसका नाम है मूर्त संक्रिया की अवस्था या औपचारिक संक्रिया की अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कह सकते हैं। फॉर्मल ऑपरेशंस स्टेज। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रारंभ होकर के लगभग 15 वर्ष तक यह तक चलती है और बालक अमूर्त बातों के संबंध में, इस अवस्था में बालक, जो इसके पहले की अवस्था में क्या था कि मूर्त वस्तुओं के संबंध में तार्किक विचार तार्किक संक्रियाएँ करता था, अब यहाँ पे अमूर्त यानी जो उसके समक्ष उपस्थित नहीं है या जो उसकी आंखों से ओझल हैं, उन वस्तुओं के बारे में भी तार्किक चिंतन व करना प्रारंभ कर देता है कि योग्यता उसमें विकसित हो जाती है। समस्या समाधान का व्यवहार अधिक व्यवस्थित होने लगता है। बालक निष्कर्ष निकालने लगता है, व्याख्या करने लगता है, कल्पना करने लगता है, परिकल्पनाएं बनाने लगता है। बालकों का कार्य त्रुटि एवं प्रयास पर ही आधारित नहीं होता, बल्कि वे भविष्य के संबंध में भी अपने विचारों को भी प्रक्षेपित करते हैं। भविष्य के संबंध में भी अपने विचारों को क्या करते हैं? प्रक्षेपित करते हैं तथा भावी संभावनाओं के संबंध में तर्क करते हैं। भावी संभावनाओं के संबंध में तर्क करते हैं। इस अवस्था में बालकों का कुल बौद्धिक संगठन अधिक क्रमबद्ध हो जाता है। बौद्धिक संगठन क्या हो जाता है? अधिक क्रमबद्ध हो जाता है। बालक एक साथ अधिक तथ्यों को समझने तथा अधिकाधिक दृष्टिकोण को अपनी विचार प्रक्रिया में स्थान देने के योग्य हो जाते हैं और वह स्वालोचक बन जाते हैं, अपने आलोचक हो जाते हैं, अपने व अन्य के व्यवहार व कार्यों के बारे में नैतिक निर्णय प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरह से जेन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था में भी इन बातों की जिक्र की कि बालकों में ये परिवर्तन इस अवस्था में आने लगते हैं। तो इस तरह से जेन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको हमने आपके समक्ष रखा। आइए हम लोग चलते हैं एक अगले प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, जिसका नाम है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। जिसका नाम है क्या? बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत क्या है? किसी भी मानसिक कार्य को करने में व्यक्ति जिस ढंग से सूचनाओं को संसाधित करता है उसे ध्यान में रखते हुए स्टर्नबर्ग ने 3 सिद्धांतों के आधार पर
उप सिद्धांतों के आधार पर बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत कहा जाता है। उसे बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत कहा जाता है। सन 1885 में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत के रूप में बुद्धि की व्याख्या प्रक्रिया उन्मुख ढंग से करने का प्रयास किया। प्रक्रिया उन्मुख ढंग से करने का प्रयास किया। तो बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत में इसके आप चित्र को भी नोट्स दिया गया था, उसमें इसका चित्र भी बना के आपको समझाया गया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या तथा वह सूचनाओं को किस ढंग से संसाधित करता है, यही बुद्धि है। ये क्या है? बुद्धि है। स्टर्नबर्ग के अनुसार कूट संकेतन, अनुमान, व्यवस्था, अनुप्रयोग तथा अनुक्रिया चरणों में व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित करता है। संसाधित करता है। सूचनाओं को संसाधित करने की प्रक्रिया में स्टर्नबर्ग ने 3 सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, जिसे त्रितंत्र सिद्धांत कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? त्रितंत्र सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के 3 उपसिद्धांत क्रमशः कौन कौन से? संदर्भात्मक उपसिद्धांत, अनुभवजन्य उपसिद्धांत और तीसरा है घटक उपसिद्धांत। तीसरा कौन सा है? घटक उपसिद्धांत। संदर्भात्मक उपसिद्धांत के अनुसार क्या है? संदर्भात्मक उपसिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने वातावरण के साथ अनुकूलतम समायोजन के लिए स्वयं को इस प्रकार से तैयार करता है कि उसके पास उपलब्ध सूचनाओं व संसाधनों तथा इसकी क्षमताओं का सर्वाधिक उत्तम उपयोग हो सके। और इस उपसिद्धांत में निहित मानसिक योग्यता को संदर्भात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। तो ये तो संदर्भात्मक उपसिद्धांत के अनुसार क्या बातें स्टर्नबर्ग ने बताया हम लोगों ने। फिर अनुभवजन्य उपसिद्धांत वास्तव में अनुभवों से प्राप्त व्यवहारिक ज्ञान से संबंध रखता है और इस उपसिद्धांत में निहित मानसिक क्षमता को अनुभवजन्य बुद्धि भी कहा जाता है। जिन व्यक्तियों में इस प्रकार की बुद्धि अधिक होती है वह परिस्थितियों को अधिक शीघ्रता से कार्य में सफलता प्राप्त करने की राह निश्चित कर लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अनुभवों के विस्तृत तथा व्यापक होने पर बुद्धि में वृद्धि होती है। तो हो गया अनुभवजन्य उपसिद्धांत। फिर तीसरा है घटक उपसिद्धांत के अनुसार
बुद्धि का विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने की, बुद्धि का विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमताएं हैं, जिसे घटकीय बुद्धि कहते हैं, जिसे घटकीय बुद्धि कहते हैं। घटकीय बुद्धि वास्तव में अमूर्त चिंतन करने तथा सूचनाओं को संसाधित करने की क्षमता से संबंध रखती है। जिन व्यक्तियों में घटकीय बुद्धि अधिक होती है, वे विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक ढंग से सोचने में निपुण होते हैं। विश्लेषणात्मक आलोचनात्मक ढंग से सोचने में क्या होते हैं? निपुण होते हैं। स्टर्नबर्ग के अनुसार 3 प्रकार के घटक हैं। स्टर्नबर्ग के अनुसार 3 प्रकार के घटक हैं: मेटा घटक, निष्पादन घटक और ज्ञान संग्रहण घटक। मेटा घटक, निष्पादन घटक और तीसरा ज्ञान संग्रहण घटक। ये तीनों अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मेटा घटक से क्या तात्पर्य? मेटा घटक से तात्पर्य ऐसी उच्च स्तरीय कार्यकारी संक्रियाओं से है जो व्यक्ति को योजना बनाने, उसे कार्य रूप देने तथा मॉनिटर करने से संबंधित अंतिम निर्णय लेने में सहायता करती है। अंतिम निर्णय लेने में क्या करती है? सहायता करती है। निष्पादन घटक से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जिसका उपयोग व्यक्ति किसी कार्य का निष्पादन करने के लिए करता है। तीसरा है ज्ञान संग्रहण घटक। ज्ञान संग्रहण घटक से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जिनका उपयोग व्यक्ति नई सूचनाओं को सीखने में करता है। निसंदेह स्टर्नबर्ग के मेटा घटक को स्पीयरमैन के सामान्य कारक के समतुल्य स्वीकार किया जा सकता है। ये हो गया स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत, जिसमें इन्होंने संदर्भात्मक और अनुभवजन्य और तीसरा मेटा घटक नामक 3 सिद्धांतों में अपनी बात को बताया। तो आइए हम लोग अब चलते हैं बुद्धि के तीसरे प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, जिसका कि शैक्षिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान है। बुद्धि का पास मॉडल क्या है? बुद्धि के इस मॉडल का विकास किसने किया था? इस मॉडल का विकास जेपी दास, जैक नागलिरी तथा किर्बी द्वारा सन 1994 में विकसित किया गया। बुद्धि का यह सिद्धांत लूरिया द्वारा मस्तिष्क की संरचनाओं के विश्लेषण पर आधारित है। इस सिद्धांत का संबंध सूचना संसाधन उपागम से है, जो प्रयोगात्मक होता है, गत्यात्मक होता है। जो क्या होता है? गत्यात्मक होता है। फलतः यह किसी क्षमता के समान स्थिर नहीं होता है। इस मॉडल के अनुसार बौद्धिक क्रिया में लूरिया द्वारा बताए गए
चार प्रकार के तंत्रकीय तंत्र, चार प्रकार के तंत्रकीय तंत्र के अंतर्निर्भर कार्य सम्मिलित होते हैं। अंतर्निर्भर कार्य क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। इसे मस्तिष्क की कार्यात्मक इकाई भी कहा गया है। इसे मस्तिष्क की कार्यात्मक इकाई भी कहा गया है। इन इकाइयों द्वारा निम्नलिखित चार प्रकार के संज्ञानात्मक कार्य संपन्न होते हैं। निम्नलिखित चार प्रकार के संज्ञानात्मक कार्य संपन्न होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है योजना, प्लानिंग। दूसरा है अवधान, उत्तेजन, अटेंशन। योजना, प्लानिंग, अटेंशन। तीसरा है समकालिक, और चौथा है अनुक्रमिक। तो उपयुक्त चारों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर पास मॉडल का नामकरण किया गया है। इन्हीं के पहले अक्षर के आधार पर पास मॉडल का नामकरण किया गया है। इन चारों तत्वों का वर्णन किया गया है देवीदास के द्वारा। आइए हम लोग उस पर प्रकाश डालते हैं, उस पर उन्होंने क्या बातें बताई, इस पर हम बात करते हैं। पहला क्या है? योजना, प्लानिंग। पहला क्या है? योजना, प्लानिंग। योजना क्या है? जब व्यक्ति किसी उद्दीपक पर, किसी समस्या पर ध्यान देता है, तब उसे संसाधित करता है। तो उसे क्या करता है? वह संसाधित करता है। तो योजना जैसे कार्य की शुरुआत, तो सर्वप्रथम योजना जैसे कार्य की शुरुआत होती है और इसमें व्यक्ति व्यवहारों के संभावित क्रम के बारे में सोचता है। संभावित क्रम के बारे में क्या करता है? सोचता है। किसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए उसका क्रियान्वयन करता है। किसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए उसका क्या करता है? क्रियान्वयन करता है। और तथा उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। क्या करता है? मूल्यांकन करता है। अगर किसी कारण से योजना कार्य नहीं कर पाता, किसी कारण से व्यक्ति योजना कार्य नहीं कर पाता है, तो व्यक्ति इसे क्या करता है? परिस्थिति या कार्य की मांगों के अनुरूप उसमें परिवर्तन करता है। तो क्या करता है? परिवर्तन करता है। बुद्धि का पास मॉडल, बुद्धि की व्याख्या विभिन्न संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संसाधन के माध्यम से उचित ढंग से करता है। ये हो गई प्लानिंग कैसे करता है? बालक अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो भी उद्दीपन है, उस समस्या से निदान पाने के लिए वह किस प्रकार से कार्य योजना बनाता है और कार्य योजना बनाने में सफल होता है तो क्या करता है? उस परिस्थिति और समय की मांग के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन करता है और तब वह योजना बनाता है। दूसरा क्या है? अवधान, उत्तेजन या टेंशन। यह क्या है? यह वह अवस्था होती है जो व्यक्ति को उद्दीपकों पर ध्यान देने के लिए बल डालती है। इसके बाद जब व्यक्ति उस उद्दीपक पर ध्यान देता है तो वह सूचनाओं को संसाधित करने में सफल हो जाता है। क्या होता है? सफल हो जाता है। और यह कार्यात्मक इकाई
लूरिया के अनुसार, यह कार्यात्मक इकाई लूरिया के अनुसार मस्तिष्क स्तंभ तथा रेटिकुलर फॉर्मेशन में स्थित होता है। मस्तिष्क स्तंभ तथा रेटिकुलर फॉर्मेशन में स्थित होता है। अब तीसरा क्या है? समकालिक संसाधन क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। समकालिक प्रक्रिया मस्तिष्क के दृष्टिभित्तीय क्षेत्र से संबंध होता है। समकालीन प्रक्रिया का संबंध मस्तिष्क के दृष्टिभित्तीय क्षेत्र से क्या होता है? संबंधित होता है। समकालिक संसाधन उस समय होता है जब हम विभिन्न संप्रत्यों के बीच में संबंध का प्रत्यक्षण करते हैं। क्या करते हैं? संबंध का प्रत्यक्षण करते हैं तथा उस बोध के ख्याल से अर्थपूर्ण पैटर्न, कैसे? अर्थपूर्ण पैटर्न में समन्वित करते हैं। अर्थपूर्ण पैटर्न में समन्वित करते हैं। इस तरह से समकालिक संसाधन दिए गए अमूर्त आकृतियों के बीच संबंध को समझने में क्या करता है? मदद करता है। दिए गए जो अमूर्त आकृतियां हैं उनके संबंध में उनको समझने में क्या करता है? मदद करता है। ये तो हो गए समकालिक संसाधन। अब चौथा है अनुक्रमिक संसाधन। अनुक्रमिक संसाधन चौथा, इसमें क्या है? अनुक्रमिक संसाधन मस्तिष्क के अग्र शंखपाल क्षेत्र, मस्तिष्क के जो अग्र शंखपाल क्षेत्र होता है से संबंध इसका होता है और इसमें मूलतः या प्रमुखतः उद्दीपकों को एक विशिष्ट क्रमिक व्यवस्था में सुसज्जित किया जाता है। क्रमिक व्यवस्था में क्या किया जाता है? सुसज्जित किया जाता है, जहाँ प्रत्येक तत्व एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसकी जरूरत अंकों को सीखने, अक्षरों को सीखने, गुणा का टेबल याद करने आदि में काफी होता है। गुणा टेबल याद करने में अधिक होता है। इसी प्रकार से भाषा संसाधन में कूटानुवाद, वाक्य रचना तथा संभाषण उच्चारण की प्रक्रिया जिसमें एक विशिष्ट क्रमिक व्यवस्था की जरूरत होती है, अनुक्रमिक प्रक्रियाओं के कारण ही होता है। तो अनुक्रमिक संसाधन के बारे में हम लोगों ने जाना समझा। अब तो हम लोगों ने अभी तक बुद्धि के प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत के बारे में अपनी इस वीडियो में बात की। बुद्धि का प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत क्या है, इसी संबंध में हमने बात की। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस के संबंध में बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का वितरण क्या है। इस प्रकार बुद्धि का वितरण होता है। तीव्र बुद्धि आप सुने होंगे, मंद बुद्धि सुने होंगे, अल्प बुद्धि, मूढ़, तमाम चीज़ें सुने होंगे। तो इसका कारण क्या है कि बुद्धि की मात्रा अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। जो व्यक्ति जितना ही अधिक बुद्धिमान होता है
जितना ही अधिक चतुर होता है, जितना ही अधिक अपनी समस्याओं को समाधान करने में या परिस्थितियों से अनुकूलन करने में सक्षम होता है, उसमें बुद्धि की मात्रा उतना ही अधिक होती है, उसमें बुद्धि का वितरण अधिक होता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें परिस्थितियों में समायोजन करने में थोड़ा समय लगता है, कठिनाई भी उनको होती है और अपनी समस्या को समाधान भी वह करने में समय लेते हैं, तो उनके जो बुद्धि स्तर है थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम होता है। और कुछ ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जिनमें बुद्धि बिल्कुल ही नहीं होती या बहुत ही कम होती है, जो अपनी समस्या का समाधान कर ही नहीं पाते, परिस्थितियों के साथ अनुकूलन समायोजन भी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो इस तरह से बुद्धि का वितरण अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार से होता है। जैसा कि अपने व्यक्तित्व पढ़ा होगा तो उसमें समझे होंगे कि व्यक्तित्व में किस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो ठीक ऐसे ही बुद्धि की दृष्टि से भी व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं। तो वास्तव में इस संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्ण रूप में एक समान नहीं होता है। कुछ बालकों को सामान्य बुद्धि का बालक कहा जाता है, कुछ बालकों को मंद बुद्धि का बालक कहा जाता है, कुछ लोगों को अल्प बुद्धि का बालक कहा जाता है। तो इस प्रकार से बुद्धि का वितरण एक समान नहीं होता, बुद्धि का वितरण एक समान नहीं होता है। बुद्धि का वितरण प्रकृति प्रदत्त होता है। ऐसा होता है, प्रकृति के द्वारा प्रदान किया जाता है, इसमें व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता है। इसका अर्जन करना भी संभव नहीं है, इसका अर्जन करना संभव नहीं है। अगर ऐसा होता सभी लोग समान बुद्धि वाले हो जाते हैं, खरीद लेते मार्केट है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्धि के वितरण के आधार पर अगर हम देखें तो बुद्धि के वितरण के आधार पर व्यक्तियों को प्रायः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तीव्र बुद्धि वाला, प्रतिभाशाली वाला जिसको बोलते हैं, औसत बुद्धि या सामान्य वाला, और तीसरा मनोबुद्धि वाला। तो हम लोग इसके संबंध में विस्तार से बातें अगले वीडियो में करेंगे, और चूँकि अभी करेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस को अगले वीडियो में रखेंगे। और हमको लगता है कि आज हमने जो बुद्धि के प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत जिसमें 3 के बारे में व्याख्या की, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, त्रितंत्र का सिद्धांत और जेपी दास का बुद्धि का सिद्धांत, इन तीनों सिद्धांतों के बारे में जो बातें बताई आप लोग इसमें से वो समझ पाए होंगे, और जो नहीं समझ पाए होंगे उसको आप ऑनलाइन क्लास में फिर से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपके सहयोग के लिए नोट्स भी भेजा गया है, उसको भी आप उसको बार बार पढ़ लेते हैं। बार बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं। तो इनमें से परीक्षाओं में भी प्रश्न आ सकते हैं, आते हैं, पूछा जा सकता है। अगर जिनके आजे का तो निश्चित रूप से कई बार पूछा गया है। त्रितंत्र का सिद्धांत भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। छोटे प्रश्न आ जाते हैं, इनमें छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी करके। तो इस तरह से भी इस पर ध्यान को देना है, और ध्यान ले करके उसको समय से पढ़ना है, समझना है, जो भी परीक्षा की दृष्टि से भी आपके उपयोगी है। तो हम समझते हैं कि आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनते होंगे और सुन करके कुछ ज्ञान अर्जन भी होता होगा। देखिए, कई चीज़ें हैं, कुछ बातें होती हैं सुन कर के व्यक्ति के दिमाग में, मस्तिष्क में बैठ जाती हैं, कुछ पढ़ कर के भी, और कुछ अन्य माध्यमों से। लेकिन इनमें से एक दूसरे का सब पूरक, एक दूसरे क्या सब पूरक। जो बातें आपको पढ़ करके नहीं समझ में आता वो सुन करके कहीं समझ में आता है, या किसी के द्वारा बताने पे समझ में आ जाता है। तो ये सारी बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रियाएँ हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति
क्या करता है, ज्ञान अर्जन करता है, ज्ञान का अर्जन करता है। तो हम अपने वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले दिन हम नई वीडियो के साथ, बुद्धि के वितरण के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए और घर में रहिए और अपने स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए अपने परिवार की भी देखभाल करिए। और हम इसी आशा और विश्वास के साथ आज अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन हम एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। हमारे इस वीडियो को अंतिम समय तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम लोग नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।